के ढाका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने राजस्थान के त्योहारों और मेलों की एक बहुत ही विस्तृत सूची है और हम इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। नमस्ते। ये सिर्फ तारीखों और जगहों की लिस्ट नहीं लगती, ये तो एक तरह से राजस्थान की आत्मा का कैलेंडर है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा त्योहार कब आता है, बल्कि ये समझना है कि क्या इस पूरे सांस्कृतिक ताने बाने में कोई पैटर्न है। बिल्कुल सही कहा, ये एक जीता जागता कैलेंडर है। तो चलिए साल की शुरुआत करते हैं मानसून की बौछारों के साथ। यानी श्रावण के महीने से? हाँ, श्रावण से। इस महीने में प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है और त्योहार भी उसी उमंग को दर्शाते हैं। हाँ, जैसे श्रावण के शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, हमारे नोट्स कहते हैं कि जयपुर की तीज की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर रस्म है सिंजारा। तीज से ठीक एक दिन पहले नव विवाहिता के लिए उसके ससुराल से कपड़े, गहने, मिठाइयाँ ये सब आता है। अच्छा, ये एक तरह से रिश्ते में मिठास घोलने का प्रतीक है। और हाँ, इसी महीने में महिलाएं खासतौर पर लहरिया ओढ़नी पहनती हैं। हाँ, जिसकी धारियां बारिश की फुहानों जैसी लगती हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि तीज जैसा खुशी का त्योहार शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातों में है, जबकि कृष्ण पक्ष के त्योहारों का मिजाज थोड़ा अलग लगता है, जैसे नागपंचमी और निडरी नवमी, जिसमें नेवले की पूजा होती है। क्या कृष्ण पक्ष के त्योहार ज्यादातर डर या सुरक्षा की भावना से जुड़े हैं? ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कृष्ण पक्ष की अंधेरी रातों में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो प्रकृति की उन शक्तियों को शांत करने या उनसे सुरक्षा मांगने के लिए होते हैं जिनसे इंसान थोड़ा भय खाता है। जैसे सर्प? हाँ, जैसे सर्प। जबकि शुक्ल पक्ष के त्योहार ज्यादातर उत्सव और आनंद के होते हैं। और श्रावण के अंत में हरियाली अमावस्या पर एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर, अजमेर के मांगलियावास में, उदयपुर की फतेह सागर झील पर और श्री गंगानगर के बुढ़ा जोहड़ में बड़े मेले लगते हैं। ये सिर्फ एक संयोग है या इस दिन का कोई खास महत्व है? नहीं, ये मानसून के चरम का उत्सव है। हरियाली अमावस्या एक तरह से प्रकृति के प्रति आभार जताने का दिन है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये मेले प्राकृतिक स्थलों से जुड़े हैं, जैसे कल्प वृक्ष या झील के किनारे। अच्छा, पर्यावरण और आस्था का संगम। अद्भुत संगम है। तो श्रावण का महीना जहाँ प्रकृति और रिश्तों का उत्सव है, वहीं इसके बाद आने वाला भाद्रपद का महीना भक्ति और लोक नायकों के सम्मान का है। हमारे नोट्स भाद्रपद को त्योहारों का महीना कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा दावा है। दावा बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत ही बूंदी की प्रसिद्ध कजली तीज या बड़ी तीज से होती है। लेकिन इस महीने की असली पहचान है राजस्थान के अपने लोक देव का। हाँ, मैं देख रही हूँ, एक के बाद एक। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद गोगा नवमी, फिर शुक्ल पक्ष में बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती और फिर तेजादशमी। ये तो जैसे राजस्थान के अपने सुपर हीरोज का महीना है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपर हीरोज। ये सभी देवता सीधे तौर पर आम जनजीवन की समस्याओं से जुड़े हैं। गोगा जी और तेजा जी सर्पदंश से रक्षा करते हैं, जो बारिश के मौसम में एक बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल। और रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तो भाद्रपद का महीना असल में उन लोक नायकों को याद करने का समय है। इसीलिए तो रुणीचा में लगने वाले रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और इसी महीने में किसान हल को 9 गांठ वाली राखी भी बांधते हैं। ये महीना आस्था और कृषि दोनों से गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। और सिर्फ लोक देवता ही नहीं, इसी महीने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मेला लगता है और सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का राधा अष्टमी का मेला भी। ये महीना सच में उत्सवों से खचाखच भरा है। तो भाद्रपद का महीना उत्सवों और मेलों के शोर से भरा हुआ है, लेकिन इसके ठीक बाद आश्विन की शुरुआत एक शांत और गंभीर दौर से होती है, श्राद्ध पक्ष। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है, नहीं? हाँ, ये संतुलन का प्रतीक है। उत्सव के बाद इंट्रोस्पेक्शन का समय। श्राद्ध पक्ष में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लोक कला जीवंत हो उठती है, सांजी। सांजी। इसे लड़कियां गोबर और मिट्टी से दीवारों पर बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। सांजी एक कला के रूप में इतनी महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर तो सांजी का मंदिर ही कहलाता है। और नाथद्वारा में तो केले के पत्तों से सांजी बनाई जाती है, जो अपने आप में अनोखी है। वाह!
श्राद्ध पक्ष की खामोशी के बाद शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रा के साथ उत्सव फिर लौट आता है। और दशमी को आता है दशहरा। ओटा का दशहरा तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे नोट्स में लिखा है कि इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। कोई खास वजह? खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है, जो जीवन का प्रतीक है। अच्छा। पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास में अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ पर छिपाए थे। इसकी महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 अक्टूबर 1988 को इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। वाह। और फिर दशहरे के बाद आता है कार्तिक का महीना, यानी रोशनी का त्योहार दीपावली। हाँ, लेकिन दीपावली सिर्फ भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि यही दिन भगवान महावीर और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी है। मतलब एक ही दिन 3 अलग-अलग आस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कार्तिक के महीने में ही राजस्थान के कुछ सबसे बड़े मेले लगते हैं, जैसे पुष्कर, कोलायत और चंद्रभागा। इनमें क्या खास बात है? तीनों की अपनी एक अलग पहचान है। पुष्कर मेला तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। बीकानेर का कोलायत मेला कपिल मुनि के आश्रम स्थल पर लगता है, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। हाँ, सांख्य दर्शन जैसा महान दर्शन। और झालरापाटन का चंद्रभागा मेला मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए प्रसिद्ध है। तो एक मेला आस्था, दूसरा दर्शन और तीसरा व्यापार का केंद्र है। अच्छा, तो अब तक हमने मानसून और उसके बाद के त्योहारों की बात की। अब कहानी सर्दियों की तरफ मुड़ती है। माघ के महीने में क्या माहौल रहता है? क्या उत्सवों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है? थोड़ी धीमी जरूर होती है, लेकिन माघ महीने में एक ऐसा मेला लगता है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है, बेड़ेश्वर मेला। हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और इसके पीछे वजह भी है। ये डूंगरपुर के नवाटापरा गांव में सोम, माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर लगता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ एक खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। 1 मिनट, खंडित शिवलिंग की पूजा? भारतीय परंपरा में तो खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती है। ये तो बहुत ही अनूठी बात है। यही तो इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि लोक परंपराएं कभी-कभी स्थापित नियमों से ऊपर उठकर अपनी अलग राह बनाती हैं। संत मावजी द्वारा स्थापित ये मेला आदिवासियों की गहरी आस्था का केंद्र है और इसे वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। बेनेश्वर के इस पवित्र डुबकी के बाद साल फाल्गुन के रंगों की तरफ बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि पर शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। और फिर होली। और राजस्थान की होली तो बस होली नहीं होती, इसके कई रूप हैं। हर रूप के पीछे कहानी है, एक अलग ही अंदाज है। जैसे कि हमारे नोट्स में कुछ नाम है। कोडामार, लठमार, 1 मिनट, पत्थरमार होली बाड़मेर में। ये सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। हाँ, ये सांकेतिक रूप से होती है, लेकिन इसका नाम यही है। बिनाए अजमेर में देवर भाभी कोड़ों से होली खेलते हैं, तो महावीर जी करौली में लठमार होली होती है। हर जगह का अपना एक अलग जोश है। और अजमेर में बादशाह की सवारी। हाँ, होली के दिन बादशाह की सवारी निकलती है, जो मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न टोडरमल से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है। कमाल है। होली के साथ एक साल खत्म होता है और चैत्र के महीने से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। इसकी शुरुआत धुलंडी से और फिर कृष्ण पक्ष में आती है शीतला अष्टमी। इसे बासियोड़ा भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? बसियोड़ा शब्द बासी से बना है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता और एक दिन पहले बना ठंडा खाना खाया जाता है। अच्छा, इसलिए बासियोड़ा? हाँ, मान्यता है कि शीतला माता, जो चेचक जैसी बीमारियों की देवी मानी जाती हैं, उन्हें शीतलता पसंद है। इसी दिन चाकसू जयपुर में उनके मंदिर में गधों का मेला लगता है, क्योंकि गधा शीतला माता का वाहन है। और फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है गणगौर, जो शायद राजस्थान का सबसे ज्यादा लोकगीतों वाला त्योहार है। जयपुर और उदयपुर में इसकी बहुत धूम होती है। हाँ, और कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपनी किताब में उदयपुर की गणगौर सवारी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय विविधताएं हैं। जैसलमेर में चतुर्थी को सिर्फ गवर यानी पार्वती जी की सवारी निकलती है, बिना ईसर यानी शिव के। ये तो बहुत अजीब है। शिव के बिना पार्वती की सवारी क्यों? इसके पीछे एक लोक कथा है, लेकिन ये इस त्योहार का एक अनूठा पहलू है।
वहीं नाथद्वारा में पंचमी को गुराबी गणगौर मनाई जाती है। ये दिखाता है कि एक ही त्योहार को राजस्थान के अलग अलग हिस्से कैसे अपनी पहचान देते हैं। चैत्र के बाद वैशाख की अक्षय तृतीया आती है और फिर बुद्ध पूर्णिमा। हमारे नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो इसी दिन हुआ था। हाँ, 1974 में, और उसका कोड नेम भी स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ये एक अद्भुत संयोग है कि जिस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की रोशनी मिली, उसी दिन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई। इस दिन को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाह, ये तो प्राचीन आध्यात्म और आधुनिक इतिहास का एक अविश्वसनीय संगम है। और फिर ज्येष्ठ की निर्जला एकादशी और आषाढ़ की देवशयनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यों पर 4 महीने का विराम लग जाता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। और फिर श्रावण के साथ ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये थी राजस्थान के त्योहारों और मेलों की एक पूरी यात्रा। हमने सिर्फ एक सूची नहीं देखी, हमने एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सांस्कृतिक कैलेंडर देखा जो हर महीने अपना रंग बदलता है। और इस पूरी चर्चा के बाद हम शुरुआत वाले सवाल पर लौट सकते हैं कि इन त्योहारों का पैटर्न क्या है। तो जवाब यह है कि कोई एक पैटर्न नहीं है। ये एक खूबसूरत नृत्य की तरह है जिसमें प्रकृति के सार्वभौमिक चक्र, मानसून, फसल, सर्दी, गर्मी, हाँ, ये सब राजस्थान की अपनी